बिहार कौशल विकास मिशन योजना के तहत किसानों को औषधि एवं सुगंधित पौधों की खेती के सिखाए जाएंगे गुण। गर्मी के मौसम में पशुओं का प्रबंधन है बेहद जरूरी। बीज उत्पादन मशीन से बीजों की सफाई और ग्रेडिंग एक साथ। नमस्कार, खबर खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम और अब खबर विस्तार से। बिहार कौशल विकास मिशन योजना के तहत कृषि अनुसंधान केंद्र पटना में कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने एवं कृषकों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से औषधि एवं सुगंधित पौधों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन पर 49 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रशिक्षण में बिहार के विभिन्न जिलों के कुल 30 छात्र छात्राएं शामिल किए गए हैं, जिन्हें औषधीय और सुगंधित पौधों के कृषिकरण, तकनीक, प्रसंस्करण एवं मार्केटिंग पर विस्तार पूर्वक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार सरकार के कौशल विकास मिशन योजना के अंतर्गत कृषि अनुसंधान केंद्र मीठापुर में युवाओं और किसानों को औषधि एवं सुगंधित पौधों की वैज्ञानिक खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दरअसल कई बार किसान नए फसलों की खेती शुरू तो करते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है। ऐसे में औषधि एवं सुगंधित फसलों की खेती शुरू करने वाले किसानों के लिए यह सुनहरा अवसर है। कार्यक्रम में किसानों को फसलों की रोपाई के साथ साथ औषधि और सुगंधित पौधों की गुणवत्ता की जांच और उन्हें बाजार में पहुंचाने की भी जानकारी दी जाएगी। निश्चित ही यह पहल आत्मनिर्भर बिहार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। गर्मी का मौसम जहां इंसानों के लिए बेहद चुनौती भरा रहता है, वहीं हमारे पशुधन को भी इस मौसम में विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। उच्च तापमान और तेज धूप पशुओं के स्वास्थ्य को काफी प्रभावित कर सकते हैं, जिससे दूध उत्पादन में गिरावट, बीमारी और यहां तक कि मृत्यु का भी सामना और खतरा हो सकता है आपके पशुओं को। इसलिए पशुपालक किसान भाइयों, पशुओं को धूप से बचाने के लिए उन्हें पेड़ों के नीचे या शेड में रखें। इसके अलावा गौशाला में वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए और साथ ही पशुओं को दिन में 3 से 4 बार ठंडा एवं ताजा पानी पिलाना चाहिए। हाल के वर्षों में मछली पालन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में काफी तेजी से लोकप्रिय हुआ है। सीमित जल स्रोतों और भूमि के उपयोग में अधिक उत्पादन प्राप्त करने की आवश्यकता में बायोफ्लॉक तकनीक को लोकप्रिय बनाया है। यह तकनीक खासकर उन किसानों एवं युवाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है जो कम संसाधनों में अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं। और दरअसल बायोफ्लॉक एक नवीनतम और टिकाऊ मछली पालन तकनीक है, जिसमें जल में मौजूद अवशिष्ट पदार्थों को प्रोटीन युक्त फीड में बदल दिया जाता है, जिससे जल की गुणवत्ता बनी रहती है और बार बार पानी बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उन्नत प्रभेद में आज हम बात करेंगे बिहार में उगाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण सब्जी सेम के विषय में, जो न सिर्फ स्वाद में उत्तम बल्कि पोषण और आमदनी के लिहाज से भी काफी फायदेमंद फसल है। समय के साथ कृषि वैज्ञानिकों ने सेम की कई नई उन्नत किस्में विकसित की हैं, जो अधिक उत्पादन, रोग प्रतिरोधक क्षमता और बेहतर गुणवत्ता से भरपूर है। पूसा सेम 1, अर्का समर्थन, अर्का गरिमा, स्वर्ण रेखा एवं पंत सेम 2 इसके उन्नत किस्में हैं, जो किसान भाइयों को अधिक मुनाफा दिला सकती है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि में यांत्रिकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। यांत्रिकरण से उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों बढ़ती है। ऐसा ही एक यंत्र है बीज उत्पादन मशीन। इस मशीन के द्वारा बीजों की सफाई बड़ी ही आसानी से की जा सकती है। हमारे देश में कृषि उत्पादन में बीजों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। बीज खेती की नींव का आधार और मूल मंत्र भी है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज से फसलों का भरपूर उत्पादन प्राप्त किया जाता है। बीज उत्पादन मशीन एक ऐसा ही कृषि यंत्र है जिसे किसान भाई साफ सुथरी और उच्च गुणवत्ता वाली बीज प्राप्त कर सकते हैं। इस मशीन से बीजों की साफ सफाई के साथ साथ बीजों का ग्रेडिंग भी किया जाता है। मशीन में 3 अलग अलग प्रकार की जाली लगी होती है, जिसमें छोटे, मध्यम एवं बड़े बीजों को अलग अलग कर पैकेट में
डाल दिया जाता है। किसान भाइयों को बाजार में ऐसे बीज की अच्छी कीमत भी मिल जाती है। हाजीपुर को केले का शहर भी कहा जाता है क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा अगर केलों की खेती होती है तो वह है हाजीपुर। यहाँ के किसानों का मुख्य आजीविका का साधन भी केले की खेती है। वैशाली जिले के रंजीत कुमार ऐसे ही एक सफल किसान हैं जिन्होंने अपने पूर्वजों द्वारा विरासत में मिले केले की खेती को आगे बढ़ाया और आज एक सफल किसान के रूप में व्यवसायी के रूप में भी आगे बढ़ रहे हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी पटना के सब्जी मंडी में और जानते हैं आलू और प्याज के ताजा भाव। लाल आलू 1100 से 1200 रुपए प्रति क्विंटल, सफेद आलू 900 से 1000 रुपए प्रति क्विंटल और प्याज 1600 से 1700 रुपए प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। आसमान में बादल छाए रहेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस, साथ ही न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना जतलाई गई है। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा खबरें खेती की और जाना खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम नई बातों को, साथ ही साथ सफलता की नई कहानी, मंडी भाव और मौसम के विषय में भी जानकारी हासिल की। नमस्कार, मैं किश्वर जबी स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आगे हम जानेंगे गर्मा मक्का की वैज्ञानिक खेती कैसे करें, साथ ही साथ सरकार की कृषि योजनाओं पर आधारित देखेंगे एक शॉर्ट वीडियो फिल्म। लेकिन उससे पहले यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खास करके आप देखेंगे कि वो कभी कभी खेतों के जो पत्ते हैं उस पर नाव की तरह के लंबे लंबे पीले पीले धब्बे आ जाते हैं। तो अगर इस तरह के धब्बे आपको दिखाई देने लगते हैं, इसका मतलब है कि आपका खेत जो है बीमार हो रहा है। तो अगर बीमार खेत है तो उससे बढ़िया परफॉर्मेंस की हम बात हम नहीं सोच सकते। तो वैसी परिस्थिति में हमको फफूंदनाशक दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कार्बनडाजिम मैनकोजेब का मिश्रण दवा आता है, उसका 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके अगर छिड़काव कर देते हैं तो बीमारियों से निजात मिल जाती है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाई और बहनों का एक बार फिर से स्वागत है। मक्का भारत की प्रमुख अनाज फसलों में से एक है। इसकी खेती मुख्य तौर पर खरीफ में की जाती है, लेकिन गर्मा और रबी मौसम में भी इसकी खेती की जाती है। चूंकि अभी गर्मा मौसम का समय चल रहा है, तो आज हम जानेंगे कि गर्मा मक्का की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। तो आइए विस्तार से जानने के लिए मुलाकात करते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण कुमार द्विवेदी जी से। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, गर्मियों का मौसम चल रहा है, ऐसे मौसम में हम क्या मक्के की खेती यानी गर्मे मक्के की खेती कैसे करें। यूँ तो मक्के हम सभी के भोजन में शामिल है, क्योंकि मक्का जो है बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिकता से भरपूर होता है। तो ऐसे मौसम में जो गर्मी में गर्मा खेती यानी मक्के की बुआई हो चुकी है, ऐसे में उसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए, क्या करें हम किसान भाई जो पैदावार अच्छी हो और सही रासायनिक खादों का प्रयोग या किसी भी तरह की जो भी परेशानियां जो आती हैं गर्मा में मक्के खेती की, तो हम कैसे करें। इसके लिए हमारे साथ हैं हमारे कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर टी.के. द्विवेदी जी, भोजपुर आरा जिले से। और डॉक्टर साहब, हमारा सवाल यह है कि ऐसे जो गर्मा की खेती ऐसे कैसे की जाए, इसकी बुआई या अभी तो बुआई हो चुकी है, तो ऐसे में कैसे देखभाल की जाए, आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। देखा जाए ऐसा है कि अभी
गर्मा मक्के की जो खेती है वो लगभग हो चुकी है। पर 15 दिन की फसल है, कहीं पर 1 महीने की फसल है, इसी के बीच की सारी फसलें हैं। फसलें निकल चुकी हैं। अब उसके साथ समस्या ये आ रही है कि हमारे खेतों में कुछ खरपतवारें ज़्यादा हो रही हैं। तो खरपतवारों के नियंत्रण के लिए हमारे पास एक दवा आती है जिसको हम बोलते हैं एट्राजीन। तो एट्राजीन का अगर 800 ग्राम प्रति एकड़ की दर से कम 250 से 300 लीटर पानी में अगर घोल बना करके हम छिड़काव कर देते हैं तो हमारी मक्की की फसल में जो प्रारंभिक अवस्था में जो खरपतवारें हैं उनका सहज नियंत्रण हमारा हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अभी हमारे खेतों में लोगों ने खेत की तैयारी के समय में निश्चित रूप से हमारे किसान बहुत अनुभवी किसान हैं, उन लोगों ने डीएपी, पोटास ये सब कुछ डाल करके अपनी खेती निश्चित रूप से की होगी। और अभी के समय में अब वो पहला पानी उन्होंने दिया होगा तो उसके साथ में उन्होंने नाइट्रोजन के लिए यूरिया या अन्य किसी स्रोत से उपरिवेशन जरूर किया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी भी उनको कर देना चाहिए। कम से कम अगर 30 से कम दिन की अगर फसल है तो उसमें कम से कम 30 किलो नाइट्रोजन के लिए हमको इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके लिए हमको पहले ये करना है कि हम अपने खेतों में उर्वरक को शाम को छिड़काव कर दें या भुरगाव कर दें और उसके बाद में हम उसकी हल्की सिंचाई करें। डॉक्टर साहब, आपके अनुसार खरपतवार जो है हमारे खेतों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसके लिए हमें ये समय पर उसका बचाव और छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा और किसान भाई क्या करेंगे जिससे कि पैदावार अधिक मात्रा में हो? हाँ, निश्चित रूप से देखिए हमारे यहाँ किसानों में इतनी जागरूकता आ चुकी है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का वो लगभग संतुलित प्रयोग करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन अभी भी कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं जिनके अभाव में हमारे पौधे बढ़िया अपना प्रदर्शन नहीं करते हैं। उसमें मुख्य रूप से 3 भोजन है, जैसे कि पहला है हमारा सल्फर, दूसरा है हमारा जिंक और तीसरा है हमारा बोरॉन। इनका प्रयोग अभी भी हमारे बहुत सारे किसान भाई नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा उनसे सुझाव होगा कि जैसे आपकी फसल अभी छोटी है तो अभी आप जैसे यूरिया का उपरिवेशन कर रहे हैं, अगर आपने किसी कारणवश सल्फर का प्रयोग नहीं किया, गंधक का प्रयोग नहीं किया है तो आप अपने खेतों में 80% WPG चूर्ण के रूप में सल्फर आता है, इसका कम से कम 3 किलोग्राम प्रति एकड़ आप अपने खेतों में यूरिया के साथ मिला करके सिंचाई के पहले उपरिवेशन करते हैं। एक बात ये हो गई। दूसरा है कि जिंक का प्रयोग करना है तो जिंक का प्रयोग तब करेंगे, अब तो फसल में शुरू में हमने नहीं डाला था तो अब हमको उसको थोड़ा बढ़ने देना होगा। जब 45 दिन के आसपास की फसल हो जाएगी, 45 से 50 दिन यानी घुटने से ज़्यादा ऊंची की हो जाएगी, उस समय में हम उसमें जिंक का वर्णीय छिड़काव करेंगे। चिलेटेड जिंक आता है, 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करेंगे। और अभी गर्मी के समय में एक समस्या बहुत ज़बरदस्त आती है कि हमारे परागण बहुत कम हो जाते हैं कई बार, खास करके मक्का में। हाँ, तो परागण कम होने के कारण दाने कम लगते हैं और ये कारण मुख्य रूप से होता है कि बोरन की कमी है। और हमारे यहाँ बोरन की कमी है तो हम 2 ग्राम 20% बोरन का पानी में घोल बना करके और छिड़काव कर देंगे तो बोरन की कमी दूर हो जाएगी और ये जो मक्के में जो कम दाने लगने की जो संभावना है वो बहुत हद तक दूर हो जाएगी और इस गर्मी का जो दुष्प्रभाव है वो भी मक्के पर कम। अगर दाने अच्छे नहीं आए तो हमारे किसी जो भाई हैं वो क्या करेंगे? देखिए 2-3 कारण है, जबकि सारा प्रबंधन करने के बाद भी आपका दाना अच्छा नहीं आता है। अगर आपके खेत ऊंचे नीचे हैं और बढ़िया से उसमें पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, कहीं पानी का जल जमाव हो रहा है तो वहाँ पर आपको इश्यूज आएंगे। इसके अलावा आपके खेतों में बीमारियाँ हैं, खास करके आप देखेंगे कि वो कभी खेतों के जो पत्ते हैं उस पर नाव की तरह के लंबे पीले धब्बे आ जाते हैं। तो अगर इस तरह के धब्बे आपको दिखाई देने लगते इसका मतलब है कि आपका खेत जो है बीमार हो रहा है। तो अगर बीमार खेत है तो उससे बढ़िया परफॉर्मेंस की हम बात हम नहीं सोच सकते। तो वैसी परिस्थिति में हमको फफूंदनाशक दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कार्बनडाजिम, मैनकोजेब का मिश्रण दवा आता है, उसका 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके अगर छिड़काव कर देते हैं तो बीमारियों से निजात मिल जाती है। इसके अलावा भी एक और समस्या आई है जिसको हम कहते हैं फाल आर्मी वर्म। वो पूरा उसके गड्ढा के बीच वाला हिस्से में वो क्या करता है कि उसको काट करके उसको पूरा उसका ऊपरी हिस्सा जहाँ से पौधा बढ़ता है उसी को बर्बाद कर देता है, डैमेज करता है। तो वहाँ पे अगर शुरू में कहीं आपको इस तरह के कीड़े दिख रहे हैं तो उसमें आप सूखा हुआ रेत डाल देंगे तो वो कीड़े नियंत्रित हो जाएंगे। लेकिन अगर उसका बहुत ज़्यादा प्रकोप हो गया, वैसी परिस्थिति में फिर आपको क्लोरोपाइरीफॉस, इमामेक्टिन, बेंजोएट इस तरह के रसायनों का प्रयोग आपको अपने खेतों में करना होगा। तो इससे आपके जो खेतों में जो फाल आर्मी वर्म है इसका नियंत्रण होगा। इसके अलावा दानेदार दवा भी आती है, कई बार फाल आर्मी वर्म नहीं आकर के सिर्फ छिद्रक आता है, तो कार्डाफ हाइड्रोक्लोराइड आता है या कार्बोफ्यूरान आता है, इसके 3-4 दाने हम उसके गाभा में डाल देते हैं तो इससे भी हमारे जो कीड़ों का नियंत्रण हो जाता है। तो फिर हमारे इश्यूज नहीं रहेंगे और निश्चित रूप से पैदावार हमारी अच्छी पैदावार। डॉक्टर साहब, आप हमारे किसानों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे?
निश्चित रूप से किसान भाइयों के लिए ये मेरा मैसेज है कि आप अपने खेतों को बीच बीच में निश्चित रूप से निरीक्षण करते रहें और अपने खेतों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो नमी की कमी न होने दें, समय समय पर समुचित सिंचाई की व्यवस्था करें, खेतों में जल जमाव नहीं हो और कीड़े का बीमारी का प्रबंधन बेहतर कर लेंगे तो निश्चित मानिए आपकी जो खेती है वो बहुत अच्छी होगी और आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि गर्मा मक्का की वैज्ञानिक खेती कैसे करें और अपना उत्पादन कैसे बढ़ाएं। इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में और हमेशा की तरह जानेंगे भारत सरकार की कृषि योजनाओं के बारे में। भारत सरकार ने कृषि से जुड़ी कई योजनाएं बनाई हैं। उन्हीं योजनाओं में से एक योजना के विषय में विस्तार से जानने के लिए आइए देखते हैं ये शॉर्ट वीडियो फिल्म। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाना है। मिट्टी की उर्वरक शक्ति और फसल उत्पादन बढ़ाने, शुद्ध खान पान एवं किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राकृतिक खेती करने का आह्वान किया है। मातृभूमि पुत्रोहम पृथ्व्या, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उसके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते को सदियों से सींचती आई है हमारी प्राकृतिक कृषि या देसी गौ आधारित कृषि। प्राकृतिक कृषि का अर्थ है बिना रसायन और बाहरी आदानों के प्राकृतिक संसाधनों का खेती के साथ समन्वय। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 दाले का आटा या बेसन आदि मिलाकर उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलता है, जिसका नाम रखा गया है जीवामृत। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री: 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी और मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्रियों से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्रियों में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके लिक्विड जैसा बना सकते हैं। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। ये जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय रूप से बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ देना चाहिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि में महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना चाहिए। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी बोया जा सकता है। घन जीवामृत जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं।
इसे एक बार फिर से धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। बीजामृत प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, तो वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनाया जाता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इससे एक दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि की जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। वापसा इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे भूमि में हवा एवं नमी का बराबर संतुलन बनाए रखा जा सकता है। अग्निअस्त्र प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि कीट एवं बीमारियों की रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प प्रदान करती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में बनने वाला ही आदान है अग्निअस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती, उसके पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल का 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इस तरह खट्टी लस्सी, कंडित, सौठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है प्राकृतिक खेती करना हम किसानों के लिए। इससे न केवल हमारे स्वास्थ्य बल्कि हमारी भूमि के साथ साथ आसपास के वातावरण को भी लाभ मिलता है। एक एक किसान आत्मनिर्भर बने, और ऐसा तभी हो सकता है जब अप्राकृतिक खाद और दवाइयों के बदले हम मां भारती की मिट्टी का संवर्धन गोवर्धन से करें, प्राकृतिक तत्वों से करें। हर देशवासी हर चीज के हित में, हर जीव के हित में प्राकृतिक खेती को हम जन आंदोलन बनाएंगे। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा हैं जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है, जिसके लिए हमें यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसमें। पहले सर अगर 5000 का खर्चा हमारा आता था स्प्रे का, तो अभी हमारा 500 का भी शायद खर्चा नहीं आया है। इसलिए मैंने अपने बगीचे से शुरू करा है, पर इस साल मैं सबको बता रही हूँ कि आगे के लिए आप ही जो मैंने किया है अपने बगीचे में, आप ये स्प्रे करके देखो। दिल खुश हो जाता है सर, जब अपनी फसल इस तरह से अच्छे से आए तो दिल भी खुश हो जाता है सर। और मेरी लोकल वैरायटी हाइब्रिड और एक ही दिन लगाया था। अब हाइब्रिड में अभी तो कुछ भी नहीं, इसके सिमटन बालियों को, ये जो मेरा लोकल है इसको देखो कितनी अच्छी ढंग से बालियाँ, ये बिल्कुल भरपूर इसमें ये छिट्टा इसका पड़ा हुआ है। इस फसल में मैंने सब करे जब इसमें बीज लगाया था तो बीजामृत से मैंने ट्रीट किया था बीज को। उसके बाद जीवामृत जो हमारे गाय, देसी गाय का गोबर गौमूत्र से हम तैयार करते हैं, उसी की स्प्रे इसमें करता हूँ। 21 दिन के बाद पहली स्प्रे, 35 दिन के बाद दूसरी स्प्रे और 2 महीने के बाद तीसरी स्प्रे। बाकी स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो किसान भाइयों और बहनों,
आप भी इन किसानों की तरह प्राकृतिक खेती अपनाइए और अपने जीवन में लाभ, खुशी और समृद्धि पाइए। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में हमने विस्तार से जाना कि गर्मा मक्का की वैज्ञानिक खेती कैसे करें, साथ ही साथ भारत सरकार की कृषि योजनाओं से हुए रूबरू। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इस वादे के साथ आपसे लेंगे विदा कि कार्यक्रम के अगले भाग में खेती बाड़ी से जुड़ी ऐसी ही और नवीन जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।